उदित क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पहले लास्ट वीडियो में चर्चा की थी बालूका स्तूप है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालूका स्तूप के प्रमुख प्रकार कौन कौन से और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्धशुष्क के मैदान के बारे में। तो हम पढ़ेंगे बालूका स्तूप के प्रकार। बालूका स्तूप के प्रकार में हम बात करें तो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप, रेखीय बालूका स्तूप, देशांतरीय बालूका स्तूप, लाइनर बालूका स्तूप, ठीक है। और उसको हम दे सकते हैं अनुदिश बालूका स्तूप, ठीक है, या इसको हम दे सकते हैं पवनानुवर्ती बालूका स्तूप। ये इस बालूका स्तूप के नाम है। अनुदैर्ध्य, रेखीय, देशांतरीय, लाइनर, अनुदिश, पवनावर्ती बालूका स्तूप। उसके बाद में एक है बालूका स्तूप जिसका जिक्र किया था हमने, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। अनुप्रस्थ के बाद में हम पढ़ेंगे तारा बालूका स्तूप, और इसके बाद में हम बात करें पर वलयाकार पैराबोलिक हेयर पिन बालूका स्तूप। इसके बाद में बरखान, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सब्बर काफिजे बालूका स्तूप। लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये बालूका स्तूप है, तो मैं वापिस संक्षेप में बता देता हूं। अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालूका स्तूप अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। इनका जमाव एक रेखा के रूप में होता है, इस कारण से उसको रेखीय कहते हैं। देशांतरों की ओर होता है, इस कारण से उसको देशांतरी कहते हैं, और इसको लाइनर के नाम से भी जाना जाता है। अनुदिश का मतलब होता है दिशा के अनुकूल इनका जमाव होता है, इस कारण से उसको अनुदिश कहते हैं। और पवनानुवर्ती पवन के अनुसार ये बालूका स्तूप बनते हैं, इस कारण से पवनानुवर्ती बालूका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। और ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं जैसलमेर। ये वैसे बाड़मेर में भी देखने को मिलते हैं और ये चूरू में भी देखने को मिलते हैं। तो अनुदैर्ध्य। उसके बाद में अनुप्रस्थ पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालूका स्तूप। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालूका स्तूप है, जिसको अनुप्रस्थ बालूका स्तूप के नाम से जाना जाता है। और ये बालूका स्तूप है, ये देखने को मिलते हैं बाड़मेर। उसके बाद में नेक्स्ट तारा बालूका स्तूप। जब पवन की दिशा अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, वहां तारा आकार बालूका स्तूप मिलते हैं। और ये मुख्य रूप से मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़ और रावतसर। मोहनगढ़, सूरतगढ़ और रावतसर यहाँ ताराकार बालूका स्तूप देखने को मिलते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट परवलयाकार बालू का स्तूप। परवलयाकार बालू का स्तूप पे या पैराबोलिक, परवलयाकार बालू का स्तूप या पैराबोलिक, या हम कहते हैं हेयर पिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेयर पिन बालू का स्तूप है। जब पवन जब चलती है और पवन के चलने से जब निक्षेप होता है बालू का, तो वहां यू आकार में, यू आकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। तो यू आकार में या जो महिलाएं बालों को रोकने के लिए जो पिन काम में लेती है, उसकी आकृति में बालू का स्तूपों का जमा होता है। इसको परवलयाकार या पैराबोलिक या यू आकार बालू का स्तूप से नाम से जाना जाता है। और ये बालू का स्तूप है सूरतगढ़, मोहनगढ़ और ये आपके सूरतगढ़ और राउतसर, इन क्षेत्रों में ये परवलयाकार बालू का स्तूप देखने को मिलता है। और ये उसके बाद में नेक्स्ट है सब्बर काफिज बालू का स्तूप। सब्बर काफिज बालू का स्तूप जहाड़ियों के किनारे या जहाड़ियों के आसपास जो बालू का स्तूप बनते हैं, छोटे छोटे जब टीले बनते हैं झाड़ियों के आसपास, उनको बोलते हैं सब्बर काफिज बालू का स्तूप है, या उसको बोलते हैं अवरोधक बालू का स्तूप। अवरोधक बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और ये झाड़ियों के आसपास छोटे छोटे टीलों का जमा होता है, तो उनको सब्बर काफिज के नाम से। और ये सब्बर काफिज जो बालू का स्तूप है अपने कुचामन पहाड़ियों के पास में ये देखने को मिलता है। कुचामन पहाड़ियों के पास हम बात करें ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर है, हरस जीण माता, हरस जीण माता सीकर क्षेत्र में, और उसके बाद में लूणे, करणसर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में सफर काफिज या अवरोधक बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। कुचामन पहाड़ियां, नागौर, ओसिया, जोधपुर, हर्ष जीण माता क्षेत्र, सीकर, लूण, करणसर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में सफर काफिज बालू का स्तूप। और सफर काफिज बालू का स्तूप वहां बनते हैं जहां छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, और उन छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास जब रेत का जमा होता है तो वहां ये सफर काफिज बालू का स्तूप देखने को मिलता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है बरखान। बरखान बालू का स्तूप, इसको अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। बरखान की आकृति होती है इस प्रकार से, गाय के दो सींग के समान किस प्रकार का बालू का स्तूप बनता है, यानी कि किस बालू का स्तूप की आकृति गाय के दो सींग के समान होती है या आधे चांद के समान होती है, तो बरखान। ये बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक वैसे जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बरखान जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक किस जिले में, जैसलमेर में। और ये अपने शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी जैसे सीकर, चूरू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये जो तीन जिले हैं जो शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, और उन तीनों जिलों में ये बरखान जो आधे चांद के समान दिखाई देते हैं, इसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी आकृति गाय के दो सींग के समान होती है। तो इस प्रकार से ये बरखान जैसलमेर शेखावाटी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। तो ये है बालू का स्तूप के कुछ प्रकार। उसके बाद में एक बालू का स्तूप है, वो है तारा आकार बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, जहां हवाएं अनिश्चित आकृति में चलते हैं, अनिश्चित रूप से चलती हैं, तो वहां तारे के समान बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। और ये सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है और राउतसर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये है आपने बालू का स्तूप के प्रकार। तो बालू का स्तूप के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रश्न बनता है, हेयर पिन के समान
बालू का स्तूप है, हेयर पिन के समान बालू का स्तूप है। तो हेयर पिन के समान उसमें ऑप्शन में दे दिया बरखान, उसके बाद में दे दिया ताराकार, ताराकार बालू का स्तूप, और उसके बाद में दे दिया अनुदैर्ध्य, और उसके बाद में दे दिया सब्बर, उसके बाद में दे दिया पैराबोलिक। पैराबोलिक ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, एलडीसी में पूछा गया था, पैराबोलिक से संबंधित। हेयर पिन के समान बालू का स्तूप है, हेयर पिन बालों में लगाने वाले पिन, तो बरखान, तारा, अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक। तो इसमें जो हेयर पिन के समान जो दिखाई देते हैं ये है पैराबोलिक। ये पैराबोलिक की आकृति इस प्रकार से होती है, इस कारण से इसको यू आकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, या परवलयाकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक जो क्वेश्चन बनता है जो कंफ्यूज करने वाला, हवा के समानांतर दिशा में बनने वाले बालू का स्तूपे हैं। प्रश्न है ना, हवा के समानांतर दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप, उसमें ऑप्शन में अनुदैर्ध्य, ऑप्शन में अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ के बाद में दे दिए बरखान, और बरखान के बाद में एक ऑप्शन में दे दिया सब्बर काफिज। ये इस प्रकार के 4 ऑप्शन और क्वेश्चन, हवा के समानांतर दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप। तो हवा की दिशा के समानांतर इस प्रकार से ये बालू का स्तूप टीले बनते रहते हैं, एक रेखा के रूप में, लाइनर के रूप में, ये हवा की दिशा के समानांतर है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हवा के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो है अनुदैर्ध्य, और अनु जो प्रस्थ है वो हवा के समानांतर या समकोण की दिशा पर बनने वाले बालू का स्तूप। तो इस प्रकार से इनमें दोनों में कंफ्यूज, अनुदैर्ध्य हवा के समानांतर और अनुप्रस्थ समकोण की स्थिति पर बनने वाले बालू का स्तूप। उसके बाद में आगे पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद में इस पॉइंट से प्रश्न बनता है मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकार पढ़ चुके हैं, एक हमादा, दूसरा रेग और तीसरा इर्ग। मरुस्थल के 3 प्रकार हैं, एक तो हमादा और एक है रेग और एक है इर्ग। हमादा जो पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीला मरुस्थल, या इसको हम बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल। जिस ये चट्टानी मरुस्थल पोखरण में देखने को मिलेगा, फलोदी में देखने को मिलेगा, और ये आपके बालोतरा बाड़मेर में देखने को मिलेगा। तो चट्टानी मरुस्थल। प्रश्न पूछा जाता है हमादा है रेतीला मरुस्थल, संयुक्त मरुस्थल या पथरीला मरुस्थल, तो आंसर देना है पथरीला मरुस्थल। उसके बाद में रेग, रेग होता है संयुक्त, रेग है संयुक्त मरुस्थल, संयुक्त मरुस्थल। संयुक्त मरुस्थल का मतलब है पथरीला भी और रेतीला भी। जो पथरीला भी है और रेतीला भी है, संयुक्त रूप से जो मरुस्थल है उसको रेग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है इर्ग। इर्ग का मतलब होता है संपूर्ण मरुस्थल, और संपूर्ण मरुस्थल की जगह हम दे सकते हैं रेतीला मरुस्थल। तो ये प्रश्न कई बार, चाहे आरएस की बात करें, चाहे एलडीसी की बात करें, रीट की बात करें, तो बहुत सारे कंपटीशन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मरुस्थल के प्रकार से संबंध में हमादा जो बालू का मुक्त प्रदेश में है, जो पथरीला मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल है, यही एक लाठी सीरीज भी है। जो भूगर्भीय जलपट्टी होती है उसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। रेग संयुक्त मरुस्थल जो पथरीला भी है और रेतीला भी संयुक्त रूप से, जो रेग के नाम से जाना जाता है। इर्ग संपूर्ण मरुस्थल यानी रेतीला मरुस्थल जो इर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये मरुस्थल के 3 प्रकार जो कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और उसमें हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान को हम दे चुके हैं, उसके उपभाग
उसके 4 भागों में बांटा गया। घग्गर का मैदान, और उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र, और उसको बोलते हैं आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। और उसके बाद में नेक्स्ट है नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में नेक्स्ट आता है लूनी बेसिन, और या इसको बोलते हैं गोडवार प्रदेश। तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र और आंतरिक जल प्रवाह और नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ये राजस्थान का जो मानचित्र, और इस राजस्थान के मानचित्र में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। एक तो शुष्क रेतला मैदान और अर्ध शुष्क मैदान, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहां घग्गर का मैदान, ये घग्गर नदी का क्षेत्र, ध्यान रखना, घग्गर नदी से निर्मित मैदान है। और इस मैदान का जो विस्तार है 2 जिलों में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर का मैदान विस्तृत है, फैला हुआ है। घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में नाली के नाम से जाना जाता है। नाली के नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ घग्गर के मैदान के नीचे, और उस घग्गर नदी का जो पाकिस्तान में जैसे प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान में जो ये नदी का जल जो प्रवाहित होता है, फैलता है, तो उसको हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा कहते हैं पाकिस्तान में। तो उसके बाद में 2 नंबर पर आता है शेखावाटी क्षेत्र, और या बोलते हैं आंतरिक जल प्रवाह। आंतरिक जल प्रवाह का मतलब होता है नदियां बहते बहते लुप्त हो जाती है, यानी कि धरातल के अंदर प्रवाहित हो जाती है, तो उसको आंतरिक जल प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ये ना तो कोई किसी सागर में गिरती है, ना किसी नदी में मिलती है। तो इस प्रकार से जो आंतरिक है, जो जल प्रवाह वाली नदियां शेखावाटी क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ कांतली नदी का क्षेत्र, कांतली नदी, और कांतली नदी मुख्य रूप से सीकर जिले में प्रवाहित होती हैं। और इस कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता भी है, उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। ठीक, तो शेखावाटी क्षेत्र या आंतरिक जल प्रवाह कांतली नदी का सीकर में, और यहाँ एक सभ्यता भी है जहाँ जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। अब उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ शेखावाटी क्षेत्र के दक्षिण में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि जो शेखावाटी से लूनी बेसिन की तो उत्तर में है और शेखावाटी प्रदेश के दक्षिण में है नागौरी उच्च भूमि। ये नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ अनेक जिले हैं और ये जिले 33 सागर का अवशेष हैं। 33 सागर का अवशेष। और यहाँ जिले कौन कौन सी हैं? हम बात करें सांबर, कुचामन के बाद में डीडवाना और नावा नमक मंडी। यहाँ इस नागौरी उच्च प्रदेश में 33 सागर का अवशेष, यहाँ अन्य खारे पानी के जिले सांबर, कुचामन, डीडवाना, नावा ये आदि खारे पानी के जिले हैं।
और नावा में नमक मंडी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चौथा नंबर का लूनी बेसिन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्षेत्र है लूनी नदी और उसकी सहायक नदी, जैसे सुकड़ी नदी है, जोजड़ी नदी है, तो ये इसकी जो सहायक नदी है और लूनी नदी है जो आपके अजमेर के नाग पहाड़ से ये इसका जो प्रवाह होता है, जो ये बहती है निकलती हैं, तो लूनी बेसिन या इसको बोलते हैं गोडवार प्रदेश। तो ये गोडवार प्रदेश है वो लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है और ये एक उपजाऊ नदी है। और लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और वो आपके यहाँ बाड़मेर के बालोतरा में आते रहते हैं, इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अर्ध सूक्ष्म मैदान जिसके 4 भाग, गग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, आंतरिक जल प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन और गोडवार प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे।